टॉपिक क्या है अपना? वेग की इकाई। ठीक है, वेग की इकाई, यूनिट ऑफ रेट। देखो भाई, आपने पहले मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ आपको कि जो इकाई होती है वो कौन से फॉर्मूला से निकालते हैं। ये वाला अपना फॉर्मूला होता है। अब मैं इस फॉर्मूले को प्रूफ करके लेके आता हूँ आपके पास। देखो कैसे, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन लिखी थी, N1A प्लस N2B विल गिव M1C प्लस M2D। ये कोई आपके पास एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें A और B अभिकारक अणु है, C और D क्या है? उत्पाद अणु है, जिनके ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट N1 N2 और M1 M2 हैं। हमें इसका क्या लिखना है? वेग लिखना है। वेग नियम के अनुसार जब हम इसका वेग लिखने चलते हैं तो हमने देखा कि जो वेग है वो आया a की पावर n1 b की पावर n2। फिर हमने क्या किया, इस समानुपाती स्थिरांक को उठाया तो हमने पाया एक वेग स्थिरांक k, a की पावर n1 b की पावर n2। हमें किससे मतलब है? k से, वेग की इकाई या फिर वेग स्थिरांक की इकाई। ठीक है, इसको आप कहोगे वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक की इकाई इसको अपन कहेंगे। तो वेग स्थिरांक तो यही है, अपने को इससे मतलब है, तो हमने इसको उठा के बाहर लिया, इसे लाजा भाई। तो अब देखो, इधर तो वेग है, ठीक है, और इधर इसके जो गुणा में थे वो कहाँ आ जाएंगे? भाग में, a की पावर n1 b की पावर n2। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। कुछ नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो, जो वेग था, साइड में देखो एक बार, जो वेग था वो क्या था? सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, यही था। ओके, ठीक है भाई। तो देखो, ये परिवर्तन तो अपने को जो मतलब है नहीं, इसको उठाओ। कुल मिला के वेग क्या आया? सांद्रता बटे समय आया। अब मुझे बताओ, सांद्रता को कैसे नापते हैं? मोल प्रति लीटर में मापते हैं क्या सांद्रता को? ठीक है, और जो समय होता है, या तो आप इसको घंटा बोल सकते हो, या मिनट बोल सकते हो, या फिर आप इसको सेकंड बोल सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं समय को समय रख रहा हूँ। ठीक है, तो इस वेग की जो कुल इकाई आने वाली है वो क्या आ जाएगी? अब मोल को मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ MOL, ठीक है, बट्टे ये मैंने लिख दिया लीटर। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि मेरे को वहाँ लेके जाना है आपको, इसलिए। अब देखो, जो समय है वो नीचे ही है, तो 1 बटे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टाइम। क्या लिख रहा हूँ? 1 बटे टाइम। अब टाइम किसी में भी आ सकता है, मिनट में भी आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है, और आवर में भी आ सकता है, घंटे में भी आ सकता है। तो अपने को उसको बाद में देखना है, फिलहाल मैंने इतना रखा। तो ये जो वेग है, इसको समीकरण में 1 कह देता हूँ मान लो। तो यहाँ पे इस वेग का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं क्या? ठीक है, 1 मिनट, देखो, ठीक है, देखो मान रखा मैंने। तो क्या आया? K बराबर, वेग की जगह क्या रखोगे? मोल बटे लीटर गुणा 1 बटे सेकंड बटे 1 की पावर n1 और b की पावर n2। अब थोड़ा गौर से देखो, ये a और b क्या है? देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ A एंड B, ये क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट से पता लग रहा है आपको क्या है? सांद्रता। क्या है ये? सांद्रता, कंसंट्रेशन। और अब भी आपको पता है कि सांद्रता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर।
ठीक है, सांद्रता की, और सांद्रता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर। तो सांद्रता को हम किस में मापते हैं? मोल प्रति लीटर में। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ए की जगह भी मोल प्रति लीटर लिख दें और बी की जगह भी क्या लिख दें? मोल प्रति लीटर। सांद्रता है ना, तो मैंने ये मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, मान रख दिया के बराबर, वे की जगह क्या लिखा था? मोल बटे लीटर इंटू 1 बटे टाइम बटे, एक की जगह क्या लिखोगे? मोल बटे लीटर इसकी पावर n1, और दूसरा क्या है? मोल बटे लीटर इसकी पावर क्या आ जाएगी? n2। बेसिक सी मैथ है, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 2। जब आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखो, नीचे भी देखो, मोल बटे लीटर की पावर n1, मोल बटे लीटर की पावर n2, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? k बराबर मोल बटे लीटर इंटू 1 बटे टाइम बटे, नीचे क्या लिखोगे? मोल बटे लीटर की घात n1 प्लस n2। कोई दिक्कत? ओके, मैंने माना मेरी मर्जी कि n1 प्लस n2 को मैं मिला के डेल्टा n कहूँगा। आपकी मर्जी, आप केवल n भी मान सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं। मैंने इसको डेल्टा n मान लिया, ठीक है। और मैं इस डेल्टा n को क्या कह रहा हूँ? अभिक्रिया की कोटि कह रहा हूँ मैं। एक बार के लिए याद रख लो, डेल्टा n को मैं क्या कह रहा हूँ? अभिक्रिया की कोटि। तो देखो मैं इस k को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? k बराबर मोल बटे लीटर इंटू 1 बटे टाइम बटे मोल बटे लीटर की घात क्या हो जाएगी? डेल्टा n। अब जरा सा आप इधर देखो, ऊपर तो x की पावर 1 और नीचे है x की पावर 2, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस नीचे वाले को ऊपर लेके जाता हूँ, भाग वाले को गुणा में लेके जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? देखो ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, डॉट। अब ये ऊपर चला गया तो इसकी पावर किस में हो गई? माइनस में हो गई, ठीक है। अब देखो आधार समान है तो घात में फिर से क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। क्या आ जाएगा? x की पावर 1 माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा? x की पावर -1, और x की पावर -1 को आप लिख सकते हो 1/x, वो बात अलग हो गई। तो फिलहाल देखो, ऊपर मोल बटे लीटर की पावर 1 और नीचे मोल बटे लीटर की पावर डेल्टा n, जो ऐसे लिखा था मैंने। इस नीचे वाले को ऊपर लेके जाओगे तो डेल्टा n कहाँ चला जाएगा? माइनस में, ठीक है। देखो यहाँ से, ये तो बाद में प्रूफ करके लेके आना है मेरे को। तो k बराबर ये मोल बटे लीटर आप वाला जिसकी पावर 1 थी, और ये मोल बटे लीटर मेरे वाला जिसको मैं नीचे से ऊपर लेके गया, जिसकी पावर कितनी हो गई? माइनस का डेल्टा n। और आपके पास 1 बटे टाइम पहले से पड़ा हुआ था, उसको मैंने एज इट इज रखा है, ये रहा, ठीक है। आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी। k इज इक्वल टू मोल बटे लीटर इसकी पावर 1 माइनस का डेल्टा n इंटू 1 बटे टाइम। यह आपकी आ गई समीकरण जो ऊपर मैंने लिखी थी, मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस डेल्टा n इंटू सेकेंड इनवर्स। अब देखो आगे देखो, इसको चेंज करते हैं। अगर समय किसमें गिवन है? सेकंड में दिया है, तो देखो k बराबर मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस डेल्टा n इंटू 1 बटे सेकेंड लिखोगे, जैसे यही था ऊपर लेके जाओगे माइनस में चला जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो सेकेंड
इनवर्स। बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। या देखो, दोबारा देख लो, के तो क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप ध्यान से पढ़ते जाओ। फिर मैं आपको देखो लॉग के मान ज्ञात करना बिल्कुल ईजी में सिखा दूंगा, ग्राफ बनाना बिल्कुल ईजी में सिखा दूंगा। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा एन क्या है, अभिक्रिया की कोटि। रिपीट करते जाओ मेरे साथ। ठीक है, इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट जाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी याद नहीं रखना आपको, केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, पीछे वाला एक भी याद नहीं करना। हर एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में, आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, सब में यहाँ से पूछा क्वेश्चन जाता है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं, अभी मैं बताता हूँ। तो एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो भाई, बोलो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आना चाहिए भाई, मज़ा आना चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या है अपने पास, K = मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस का डेल्टा n इंटू सेकेंड इनवर्स। अब हमें वो कह रहे हैं शून्य कोटि के लिए, मतलब शून्य कोटि के लिए डेल्टा n की वैल्यू कितनी होगी, 0। और डेल्टा n क्या है, अभिक्रिया की कोटि, और बोल दिया शून्य कोटि है तो डेल्टा n की वैल्यू क्या होगी, 0। तो बोल रहे हैं शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताओ। ठीक है, चलो तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको करके बता देता हूँ। देखो फॉर्मूला जाओ, शून्य कोटि के लिए K0 वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, शून्य कोटि का वेग स्थिरांक K0 लगा दिया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 लगा दोगे, सेकंड ऑर्डर के यहाँ पे 2 लगा दोगे। इज इक्वल टू मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस डेल्टा की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ओके। एक में 0 जाएगा, क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो क्या आया, मोल बटे लीटर की पावर 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। खोल के लिख दो, तो आप लिखोगे तो पाओगे मोल की पावर 1 लिखो, चाहे मत लिखो। अब लीटर की पावर नीचे 1 है तो आप गुणा में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -1। लीटर की पावर -1, और आपका सेकंड के पावर तो पहले से क्या था, -1 था। तो क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो बताओ शून्य ऑर्डर की क्या आई, मोल पर लीटर पर सेकंड। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको एक की भी याद नहीं करनी है, बस फॉर्मूला ये याद रखना है। इसके अलावा किसी भी कोटि की वेग स्थिरांक की इकाई याद नहीं करनी है। ठीक है, ओके। आओ आगे आओ। प्रथम कोटि के लिए बताओ डेल्टा n की वैल्यू क्या यूज़ करोगे, नाम कह दिया, अगला ही कह रहा है प्रथम, पहली डेल्टा n की वैल्यू 1। इसके लिए आप अगर कैलकुलेट करने जाते हो, फटाफट से बताओ क्या आएगा, करो कैलकुलेट। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स। अब कैसे आया, बड़े काम की चीज़ बताने जा रहा हूँ, सुनना। देखो हमने क्या किया, मोल बटे लीटर की पावर
1 माइनस 1, डेल्टा एन की वैल्यू क्या रखनी है अपने को, 1 रखनी है, रख दी, इनटू सेकेंड इनवर्स। देखो भाई 1 माइनस 1 0 हो गया, मोल बटे लीटर की पावर 0 सेकेंड इनवर्स। आप बहुत उछल रहे होगे कि सर हम ये पढ़ के आए हैं कि a की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताओ कि a की पावर 0 की वैल्यू 1 होती कैसे है? ठीक है ना, आपको सबको पता है कि किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। अरे 1000 की पावर 0 लगा दो, वैल्यू कितनी आएगी, 1। 47 की पावर 0 लगा दो, वैल्यू कितनी आएगी, 1। कैसे आती है? देखो भाई बिल्कुल इसके 2-3 तरीके हैं प्रूफ करने के, ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, एडिशनल चीज़ है, जिसको सीखना है सीख लेना, जिसको नहीं सीखना वो मत सीखना, ठीक है। तो बायोलॉजी वाले हो चाहे मैथ वाले हो, बिल्कुल ही जीव है, इसको मैं बता रहा हूँ। तो एक बार देखो साइड में बताता हूँ, पहले देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो आपके क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स। अब देखो इसको प्रूफ करके बताता हूँ मैं, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, कि a की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 कैसे होती है। देखो भाई मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 की पावर 0, समझना ध्यान से। तो मुझे बताना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2 की पावर 2 माइनस का 2, 2 की पावर 3 माइनस 3, 10 माइनस 10, 100 माइनस 100, 50 की पावर 50 माइनस 50, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो 2 की पावर 2 माइनस 2 का 0 का मतलब क्या होगा, यही होगा, और इसका मतलब ये है, ठीक है। थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2 की पावर 2 डॉट 2 की पावर माइनस 2। जी सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि जब आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो देखो जोड़ दी दोनों घातों को, लिख सकते हैं। और आपको अच्छे से पता है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 बटे 2 की पावर 2। बोलो हाँ या ना, वेरी गुड। इस 2 को जब आप वापस ऊपर लेके जाओगे गुणा में, तो ये पावर कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो देखो अब बताओ 2 की पावर 2 कितना आएगा, 4, 2 की पावर 2 कितना आएगा, 4, 4 एक कम 4, बोलो आया कि नहीं, 1। तो किसी की भी पावर 0 का मान 1 कैसे आता है, ऐसे आता है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, एडिशनल चीज़ थी मैंने बता दी। जिसको आता था अच्छी बात है, नहीं आता और भी अच्छी बात है, सीख लिया, ठीक है। ओके आगे आ जाओ। ये चीज़ आपके फर्स्ट ऑर्डर में भी यूज़ होने वाली है, सॉरी 0 ऑर्डर में यूज़ होने वाली है, ठीक है। द्वितीय कोटि के लिए द्वितीय कोटि के लिए बताओ क्या होगा, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आएगी, वेरी गुड, कितनी आएगी, 2। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। देखो भाई मान रख दोगे। अब तो क्या है कि आपको दिमाग में आंसर आना चाहिए बिना पेन चलाए। 1 माइनस का 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। आगे चलो, 1 में से 2 गया तो -1, मोल बटे लीटर की पावर -1 आ गया, इंटू सेकेंड इनवर्स। खोल के लिख दो, मोल की पावर -1। अब देखो लीटर की पावर नीचे -1 है, ऊपर लेके जाओगे क्या हो जाएगा, +1। तो डॉट लीटर की पावर 1 और ये आपका सेकेंड इनवर्स। बोलो इतने तक में किसी को कोई समस्या नहीं है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। अब देखो आपके लिए एक क्वेश्चन है, समझ में तो आएगी आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पीछे समझ लिया था कि सेकेंड ऑर्डर की यूनिट क्या होती है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे करके बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है
कि द्वितीय कोटि के वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई आपको बतानी है। ठीक है, तो फटाफट से आंसर दीजिए। बताओ किस किस का आंसर यह है। सबका यही आंसर है, वेरी गुड। तो जिस जिसका भी ये आंसर है ये बिल्कुल क्या है, गलत है। क्यों? ये जो आपने इकाई लिखी है ये किसकी है, वेग स्थिरांक की, और मैंने क्या पूछा है, वेग एवं वेग स्थिरांक दोनों की इकाई पूछी है। ठीक है, तो वेग की इकाई देखो पहले, आप जानते हो वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। और हम पीछे थोड़ा पढ़ चुके हैं कि जो सांद्रता होती है उसकी इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर 1/सेकेंड। ठीक है, तो वो वैल्यू इस वेग की पूरी की इकाई होगी ये, सॉरी, और समय की आपकी होती है सेकेंड। तो आप इन दोनों को यहाँ रख दो, किसकी इकाई आ जाएगी, वेग की। तो देखो हम ये कह सकते हैं कि मोल बटे लीटर इंटू 1/सेकेंड। खोल के लिख लो इसको, मोल की पावर 1, लीटर की पावर नीचे है +1 है, ऊपर जाएगा तो -1, और ये आपका सेकेंड इनवर्स। तो ये जो इकाई आई है ये तो किसकी आई है, वेग की, और वेग इस तरह की इकाई आप निकाल सकते हो। उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है ही, बताओ क्या आएगा, फॉर्मूला क्या था, मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस का डेल्टा n इंटू सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर के लिए डेल्टा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो 1 - 2 -1 बचेगा, मोल की पावर ऊपर -1, लीटर की पावर नीचे -1, तो ऊपर जाएगा तो +1, तो आपकी ये वाली इकाई आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना वेग और वेग स्थिरांक दोनों की इकाई क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, हाँ, संयोग से शून्य ऑर्डर में, शून्य कोटि में ऐसा होता है कि उसके वेग और वेग स्थिरांक की इकाई दोनों क्या हो जाती है, सेम समान हो जाती है। कैसे देखो, सबसे पहले वेग की इकाई देखते हैं। तो वेग की इकाई तो ये रही, ठीक है, और वेग स्थिरांक की इकाई इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है ही, अब शून्य कोटि के लिए डेल्टा n की वैल्यू कितनी रखोगे, 0, तो पावर कितनी बचेगी, 1, मोल की पावर 1, लीटर की पावर -1, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, सॉरी, लीटर की पावर +1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, वो आगे सेकेंड इनवर्स, तो क्या आ जाएगी वही, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आप ये कह सकते हो शून्य कोटि के लिए वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है।
ठीक है। और एक बात और कह सकते हो कि अभिक्रिया चाहे किसी भी कोटि की हो, उसके वेग की इकाई हमेशा क्या होगी, समान ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वेग क्या होता है, सांद्रता बटे समय। तो कोई भी कोटि की अभिक्रिया हो, वेग का फॉर्मूला तो यही रहेगा। और वेग का फॉर्मूला यही रहेगा, तो जो यूनिट है वो क्या रहेगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखना किसी भी कोटि की अभिक्रिया हो, उस अभिक्रिया के लिए वेग की इकाई जो है वो हमेशा सेम ही रहेगी, ये वाली, मोल लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1। ये आप कह सकते हो मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अब इसको मिटा रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक यूनिट गिवन है, ये आपको दिया गया है और पूछा है इसकी कोटि बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको एक यूनिट दी गई है, इकाई दी गई है। बोल रहा है ये जो वेग इस तरह की इकाई है, इसके आधार पे आप बताओ कि ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी कोटि की है। ठीक है, आंसर दो फटाफट। वेरी गुड, आंसर क्या आएगा, तृतीय कोटि। कैसे पता लगाओगे, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, K = ये वाला। अब अगर आप डेल्टा n की वैल्यू कितनी रखते हो, 3 रखते हो, वैल्यू पुट करो, 1 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, -2। अब लिख लो, मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो देख लो यही है ये। तो आप अगर कोटि पूछे तो इसमें फॉर्मूले में अपने हिसाब से कोटि रख के देख लेना कितने भी, बस आंसर ये वाला आ जाना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर में या आधा नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। तो हमने वेग पढ़ लिया, वेग नियम पढ़ लिया, वेग स्थिरांक की इकाई पढ़ ली, विशिष्ट अभिक्रिया वेग पढ़ लिया, और अब पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान रखना भाई, ये थ्योरेटिकल एग्जाम के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले कौन कौन से कारक वेग को प्रभावित करते हैं एक बार मैं उनको लिख देता हूँ, फिर हम एक एक को डिटेल से पढ़ लेंगे। देखो भाई, सबसे पहला तो है सांद्रता, दूसरा है आपका अभिकारकों की प्रकृति, तीसरा है आपका विलायक का प्रभाव, चौथा है आपका ताप,
पांचवा है आपका सतह क्षेत्रफल, या जिसको आप सरफेस एरिया कह सकते हो। सरफेस एरिया। और छठा है आपका क्या, वेरी गुड, उत्प्रेरक का प्रभाव। वैसे दाब और पढ़ते हैं, लेकिन जो दाब है वो कौन सी विक्रियाओं के लिए पढ़ा जाता है, गैसीय विक्रियाओं के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, दाब कौन सी विक्रियाओं के लिए पढ़ा जाता है, गैसीय विक्रियाओं के लिए। और जो गैसीय विक्रियाएं हैं वो अपने को यहाँ पे पढ़नी नहीं है। ठीक है, दाब का प्रभाव आपने देखा होगा जब आपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा रासायनिक साम्य, जिसमें इस प्रकार से अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक बैलेंस स्थापित होता है, साम्य स्थापित रहता है। ठीक है, अगर मान लो किसी प्रकार से बी का जो दाब है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो यह विक्रिया क्या करेगी, इस दाब को कम करने की कोशिश करेगी। इसके लिए क्या करेगा, ये जो साम्य है ये इस दिशा में खिसकेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि बाद में दाब को बराबर करने के लिए होगा क्या, ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि ए का दाब कम था, बी का दाब क्या था, ज़्यादा। तो अब विक्रिया अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या कर रहा है, जो बी की तरफ से जो साम्य है वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, ए की तरफ। ठीक है, तो देखो जो अब विक्रिया वो ज़्यादा से ज़्यादा ए में आना चाह रही है। जब दाब बराबर हो जाएगा तो दोनों वापस यहाँ आ जाएंगे। अब ए उधर नहीं जाना चाहेगा, बहुत कम जाना चाहेगा। क्यों, क्योंकि ए का दाब कम है, बी का दाब क्या है, ज़्यादा। तो लासातली के नियम के अनुसार जो अभिकारक और उत्पाद के अणु होते हैं उनके बीच में क्या होता है, साम्य स्थापित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दाब का प्रभाव ऐसे देखना, अगर पूछ भी ले तो आप देख लेना कि जिस तरफ दाब जो गैसीय परमाणु है या अणु है वो ज़्यादा है, तो उसके विपरीत अणु कम होंगे, तो उधर दाब क्या होगा, कम होगा। तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, दाब बताने के लिए आपको अभिक्रिया में अणुओं की संख्या का होना पता होना जरूरी है कि अभिकारक में कितने अणु हैं और उत्पाद में कितने अणु हैं, इसका पता बिल्कुल होना आपको ज़रूरी है। तो चलो देखो, हम एक एक को अच्छे से समझते हैं। पहला है आपका सांद्रता, कंसंट्रेशन। ठीक है, देखो सांद्रता क्या होती है, आप सभी ने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, वेग नियम पढ़ा था। ठीक है, तो वेग नियम क्या कहता है, क्या कहता है कि जो वेग है वो समानुपाती हो जाए किसके, सांद्रता के। अब वहाँ पे हमने लिखा था अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है, वेग किसके समानुपाती होता है, अभिकारकों की सांद्रता के। ठीक है, तो सीधी सीधी बात यह है कि जितने ज़्यादा अभिकारक होंगे अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं अगर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ती है तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ता है। सीधी सीधी बात है। अभिकारकों की सांद्रता अगर बढ़ती है तो जो आपका वेग है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा पहला कारक, सांद्रता का प्रभाव। सीधा सीधा वेग नियम क्या कहते हैं, जो वेग है आपका वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। कहने का मतलब वेग बढ़ेगा तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी, या फिर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी तो वेग भी बढ़ेगा। ये मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है अपने पास अभिकारकों की प्रकृति। देखो भाई, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारकों की प्रकृति। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला हम देखते हैं
अवस्था कि अभिकारकों की अवस्था क्या है अभिक्रिया करने के लिए। अभिक्रिया करने के लिए जो अभिकारक हैं वो गैसीय अवस्था में भी हो सकते हैं, द्रव अवस्था में हो सकते हैं और ठोस अवस्था में भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर गैसीय अवस्था में अभिकारक के अणु हैं तो वहाँ पे अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। और सबसे कम कहाँ होगा, ठोस अवस्था में। इसका एक रीज़न तो ये है कि जो ठोस अवस्था होती है उसमें अणु बिल्कुल पास पास होते हैं, चिपके होते हैं, उनके अंदर अंतराणु जो बल होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, जिसकी वजह से अब जब अणु बिल्कुल पास पास होंगे तो उनमें क्या नहीं हो पाएगा, टक्करें नहीं हो पाएगी। हमने कहा था ना कि जो अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक अणु आपस में क्या करते हैं, टक्करें करते हैं और क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो जब आपने ठोस अभिकारक ले रखा है तो ठोस अभिकारक में क्या होगा, अणु तो बिल्कुल चिपके हुए होंगे, तो उसमें जो अणु हैं अभिकारक के वो आपस में क्या नहीं कर पाएंगे, टक्करें नहीं कर पाएंगे। और टक्करें नहीं कर पाएगा तो उत्पाद नहीं बन पाएगा। जब उत्पाद नहीं बनेगा तो काहे की रेट। ठीक है, तो पहला जो इसमें भी जो पहला कारक है वो क्या है, अवस्था। और अवस्था के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो गैसीय अवस्था में जो अभिक्रियाएं होती है उनका वेग ज़्यादा होता है किससे, द्रव अवस्था वाली अभिक्रियाओं से, और इनका वेग ज़्यादा होता है किससे, ठोस अवस्था वाली अभिक्रियाओं से। कोई दिक्कत है, वेरी गुड। दूसरा है यहाँ पे प्रकृति। आपने पढ़ रखा होगा समांगी प्रकृति, विषमांगी प्रकृति। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि अगर अभिकारकों की प्रकृति कैसी है, समांगी प्रकृति है, समांगी को कहते हैं होमोजीनियस, तो उसका जो वेग है वो ज़्यादा होगा इससे, विषमांगी प्रकृति से। ये सब कुछ अभिकारकों के लिए देख रहे हैं भाई, हेटेरोजीनियस। ठीक है, और इसी में एक और देख लो, क्रियाशीलता। देखो भाई, कोई अभिकारक है वो जितना ज़्यादा क्रियाशील होगा उसके अभिक्रिया वेग उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। और क्रियाशील कब होगा, जब वो स्थायी कम होगा। अगर कोई अभिकारक स्थायी है तो वो क्रिया क्यों करना चाहेगा। ध्यान रखना, केमिस्ट्री के अंदर अभिक्रिया वही करते हैं जो क्या होते हैं, अस्थायी। जो पहले से स्थायी होते हैं वो अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक जो रिलेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो क्रियाशीलता है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, स्थायित्व के। याद रख लेना भाई। अगर स्थायित्व जितना ज़्यादा होगा क्रियाशीलता उतनी क्या होगी, कम होगी। अगर मॉलिक्यूल क्रियाशील ही कम होंगे तो उत्पाद में जल्दी से नहीं जा पाएंगे, और उत्पाद में नहीं जा पाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें अभिक्रिया का वेग ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसके लिए जो आप कंपाउंड ले रहे हो, जो रिएक्टेंट आप ले रहे हो, वो कम स्थायी होना चाहिए। अगर वो कम स्थायी होगा तो उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, ज़्यादा होगी, और क्रियाशीलता ज़्यादा होगी तो उसका वेग भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर स्थायित्व घटता है, अगर स्थायित्व घटता है तो क्रियाशीलता बढ़ेगी, और क्रियाशीलता बढ़ेगी तो जो अपना वेग है वो भी क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, इतना आपको ये दो कारक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए तो हम आगे चलते हैं, तीसरा विलायक का प्रभाव। देखो भाई,